नमस्कार, आई एम राकेश सोनी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है कि फाइटर कभी नहीं रुकता। तो आज हम लोग ये एक वेब सीरीज के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक वेब सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वेब सीरीज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके है। इसमें सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड मॉड्यूल्स कवर रहेंगे। पहला मॉड्यूल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन, बेसिक हम मॉड्यूल्स रहेंगे। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है उसके पहले मैं स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं राकेश सोनी हूँ। हम लोग इंटेलेक्ट गुडविल के नाम से एक फर्म है हमारी, जो लॉ फर्म है। पिछले 22 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। इंटेलेक्ट गुडविल बेसिकली डील करता है रजिस्ट्रेशन और लिटिगेशन दोनों प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन में हम लोग सभी तरह के आईपीआर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एसोसिएट्स हमारे हैं उनके थ्रू हम लोग प्रोसीड करते हैं, और लिटिगेशन इससे रिलेटेड जो भी रहता है उसको हम लोग डील करते हैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड। इंदौर बेस हमारी फर्म है, हेड ऑफिस इंदौर है, ब्रांच ऑफिसेस मुंबई में एक हैदराबाद है, जयपुर है, और इसी तरह हमारा एक इंदौर बेस ऑफिस मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ पे हम लोग सभी तरह की ये प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो हम लोग इस तरह के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हमारी एक सिस्टर कंसर्न है। ये एक छोटा इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स जो रिलेटेड है इंडस्ट्रीज के मॉड्यूल से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आईपीआर, पेटेंट ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज का हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो आज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन जो होता है, ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन हम लोग एक जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैट्यूटरी राइट्स हैं किसी भी क्रिएटर के या किसी भी ऑनर के जिसने उसको डेवलप किया है या जिसने उसको खरीदा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली हिंदी में हम लोग समझे तो बौद्धिक संपदा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच आर क्रिएट बाय योर इंटेलिजेंस is called intellectual property. It's include the trademark, copyright, patents, like this property which are created by your brain. Normally what happened in the society, the valuation of particular or individual is decided by the properties which are earned by the human beings. Properties are normally available in two categories as per our classification. First is the tangible property, the property which we can feel, we can touch, and we can move anywhere in the world. It's called tangible properties like land, factory, machines, tools, stock, raw material, manpower, money, and share. But all these are property, obviously the important in the business, but in business it is very much important property which is non-tangible. We cannot touch, we cannot feel the property, but it is property, and this is the valuable asset of any company or any firm or any individual. तो दो तरह की नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी I told you that which are created by your intelligence is called intellectual property. The another property is non-industrial property. So normally the intellectual property is also divided in two parts. First is the industrial property, and then another is the non-industrial intellectual property. First intellectual property include trademark, patent, design, geographical indication, trade secrets. Non-industrial property is copyright, because this is not useful in industry, but it is the property which are created by the owner or author. So this is the two types of intellectual properties are available, industrial and non-industrial property.
We are going to start with the brief introduction of all the properties initially, intellectual properties initially. Intellectual properties having the this kind of variants. The first variant is trademark registration, where you can get the registration of your brand, your name, your logo, your signature, your symbol, your sound, or your picture. So these are called trademark. Basically, this is in layman language we can call the brand name registration. The another property is copyright registration, where you can register your audio, video, literatures, albums, pictures, and software also. Software is also included in the copyright registration. Plant breeder right registration, where the farmer or any cultivator who create some new species or new origins, he can register in plant breeder rights, and he can register the variety in his own name, and earn the royalty or earn the consideration amount. The utility model or design registration, this is very much important part, and where you can register and you can protect your specific design or shape of the product. It's called design registration. Geographical indication registration. Geographical indication registration is basically community rights. It's not the right of individual, where the particular community who has started this particular origin of this geographical indication, they can protect, they can register their property in their own name, which are origin by the specific area, like the Assam tea, Agra ka petha, Ratlami's bhujia, Bikaneri bhujia, and this kind of things, and Scottish whiskey. So this is called geographical indication. Trade secrets are the secrets which are in the brain of owner. They are not disclosing anywhere. This is the special property, and they don't require any kind of registration. This is between the creator, their own family members, and their own where they disclose these trade secrets. This is that obviously this is secrets. So this is a kind of intellectual property which cannot register anywhere. But the important and the last intellectual property which is very much important is the patent registration. This is the hotcake of IPR, where you can, if you invented something, some product or process, you can get the royalty and consideration amount, and you can encash it up to 20 years. These are the statutory and monopoly right of the inventor or the owner of the patent. So it's called patent registration. Perfect. So we are going to start with the first part, and before going to start, we will go through the example. This is the example of Bikano Bhujia. This is the Bhujia packet, which having include all these properties. And the first is trademark. What is the trademark in this example? Bikano is the trademark. The logo is also covered under the trademark registration. Copyright registration is the registration of particular artistic work of the label. Like this, it's called copyright registration. What is patent registration? If any specific formula to prepare the bhujia, it's called patent registration. What geographical indication involved in this one? Bikaneri bhujia. As I told, this is the community right. The association of the Bikaneri bhujia can get registration of this particular Bikaneri bhujia word. Nobody can use in all over the world for this one. So this is the a particular example of all intellectual properties. This is also one of a small example where the Coca-Cola bottle is available here as a brand, and the name is registered under the Trademark Act. The logo type is also the Nike or any kind of logo can register under the Trademark Act, like McDonald's logo, slogans. Shape of the bottle can register under the Design Act 2000. So these are the in some of examples. The age of the major IPRs in India, and normally this is similar all over the world and all member countries of the WIPO, World Intellectual Property Right Organization. The first intellectual property is the trademark registration. This is operated in India by the Trademark Act 1999. The life of the particular this IPA is for forever, but subsequent renewal of every 10 years.
any word, any symbol, any name, signature, color, sound, in fact the smell of the particular article. It is not started in India right now, but it can also register, and very shortly it will register in India also. So this is the first property, trademark registration. The another property, this is the copyright registration. Normally the lifetime of the copyright registration is for 60 year per plus life of author. That means if he alive for the 60 years, his generation and he can avail after 60 years also, author age plus 60 years. This is the age of this IP, copyright registration. What copyright are? The copyright is literature registration, books, magazines, articles that can register under the Copyright Act. Audio, video, films can also register under the Copyright Act 1957. And but in film, audio, video, these are the bunch of the rights, where the lyricist is also available, the musician is also available. The number of persons are available to develop this IP. So we have to take, before going to apply the copyright registration, we have to produce the NOC of the other IPs which are involved in your work. So this is called copyright registration of the audio, video, film. Artistic work, like you, sometime what happened, the color combination, specific color combination, like in the parachute nariyal tel. This is the special type of packaging, which is the identity of the brand. It is registered, the artistic work is registered under the Copyright Act, and nobody can infringe or copy the right of the particular owner. Like this, the software registration can also register under the Copyright Act 1957. The object code and the source code available in the your work, your software, can register under the Copyright Act 1957. Any album which are prepared by any artist, or pictures like the Mona Lisa's pictures, Leonardo da Vinci is the actual owner of the under Copyright Act. Portrait can register under, if you make some video on TikTok or any kind of application which is your exclusive property, and you are the owner of the particular work from the day of birth of the work, which date you have created it, you are automatically become the owner of this particular copyright. So this is also the copyright registration is include all this copyright registration. Design registration, the third IP used in the Design Act. This is the 2000, operated by the Design Act 2000. The age of the design registration in India is 10 years plus subsequent 5-year renewal. After 15 years, it is automatically become public domain. So the shape and configuration of any article or any product, and if it is novel, can register under the Design Act. So this is registered for 15-year maximally. So this is the third property, third IP. The fourth IP, which is very important, the rights of the inventor for any kind of invention or development of the any product or any process can protect under the Patent Act 1970 in India. These are the statutory rights normally given for the 20 years, so for subject matter to subsequent renewal of every year. So any inventor or any developer can use and enjoy the rights and encash the goodwill up to 20 years. After 20 years, it become automatically in public domain, and nobody can claim the rights in after the patent expiry of these patents. What kind of trademark registration? Now we are coming in our first web series, the part of the web series. This is the trademark registration. What is trademark? Trademark is the identity, and identity of your product, your business. So what kind of trademark you can register? The trademark word mark can you can register, signature mark you can register, you can protect the label of as a trademark, like numbers like 21 or any kind of numbers. Sound mark can also registered, like recently the registration has granted to Honda Corp
Hero Corp, Hero Honda, it was previously Hero Honda, now Hero Corp. They have given the vroom mark, vroom, the sound which are vroom vroom when we start the motorcycle. So this particular sound mark has been recently granted to the Hero Corp Motors. Okay, so these are the type of property. Now we are coming in the details of the type of trademark registration available. The first mark is the word mark registration, where you can register your name only in the simple font style. No font style is available there. And device mark, if any special shape or any special design is available in your label or your logo can registered, like the Nike's logo, like the McDonald's M logo. These are called device mark registration under the Trademark Act 1999. Service mark registration is similar to the trademark registration, but this is granted only for the services available in the business, like Uber, Ola. That kind of services can register under the service mark registration. Collective mark registration. Collective mark is the mark which are collectively used by the number of employees, number of authorized person, we can say. If my company, I have a company ABC Limited, so I will give the rights to my all employees to use this ABC Limited on badge, on the ID card. This is called collective mark. Certification mark. Sometimes what happened, some certification agencies are there. Those are given the certificate that this product is complying all the standards available as per their own criteria, like BIS, Bureau of Indian Standard. It was previously BIS, Bureau of Indian Standard. Now it is the BSI. So BSI will give the rights to use this this particular logo, ISI logo or ISO certification, International Standard Organization. This particular logo is granted by the certification, ISO certification. It's called certification mark. So any any member can use this certification mark, which prove like the hallmark you seen in the jewelry business. Especially hallmark is very popular. The hallmark is the type of certification mark. Well-known trademark. What the well-known trademark? This is very much important part, and this is defined in the Trademark Act 1972 ZZ in the as a definition. What are the well-known trademark? Well-known trademark are trademark which are very as per the word. This is well-known to anybody, but the company is not using this trademark in particular goods, but nobody can claim that this is not using by this company. Like I will give the example of one well-known trademark. I have seen one restaurant in my street. This is the Facebook Cafe. अभी फेसबुक उन्होंने नाम लिया है फेसबुक कैफे, but this is in absolutely infringement of under the well-known trademark. Obviously the Facebook is not using any restaurant or not operating any restaurant anywhere in the world, पर इसके अंदर ऐसा है कि फेसबुक यदि उसको चाहे तो उसको चैलेंज कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट के लिए, क्योंकि फेसबुक इज नाउ वेल नोन इन द वर्ल्ड. So nobody can claim as the mark which are already in existence for the some other business and identify as a well-known. So what the important criteria to grant the well-known identity? The register of trademark is authorized person, authorized body to give the identity as a well-known to trademark. Different well-known trademark are already mentioned on the website of Government of India, Intellectual Property Right. So these are the conventional trademarks: word mark, device mark, service mark, collective mark, certification mark, and well-known marks. Some of the non-conventional trademarks are also available, like the color mark, where the color identify the identity of the particular business. So these called the color trademark. The sound mark, I told you that the sound of the Nokia, sound of the Apple, sound of the Samsung, that include in the sound mark. Shape mark registration, where the shape is the identity of the any business, इट्स कॉल्ड शेप मार्क में रजिस्टर्ड होगा. स्मेल मार्क के अंदर कोई पर्टिकुलर फ्रेगनेंस है, उस फ्रेगनेंस को, लाइक डिओड्रेंट इंडस्ट्रीज है या फिर फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्मेल है उस प्रोडक्ट की, तो वो एक आइडेंटिटी है उसकी, इसलिए वहाँ पे स्मेल मार्क में रजिस्ट्रेशन होगा.
तो आपने देखा होगा कि सिंबल्स कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। अब टीएम लिखा रहता है, कहीं पे एसएम लिखा रहता है। टीएम दैट मीन दिस इज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इट इज likely in the layman language it's a learning license, it's not permanent one. After completion of the all process, it will convert in the R logo. R, that mean this is the permanent registration. Similarly, for trademark, this is for goods and service mark for service industries. Like I told you that Ola, Uber, Zomato, Domino's, they are the service provider basically. So clear? This is this is an example of the product trademark and the service trademark. यहाँ पे नाम यदि goods का है तो इसमें क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लास 1 to 34 class are divided for the goods, and the from 35 to 45 class is divided in the services. All over the world the services are available. So importance क्या है, benefits क्या है, क्यों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आज हम लोग फोर्स कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री के लिए या आपकी जो भी बिजनेस एंटिटी है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। एक इनकैश सब फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज इनकैशिंग द गुडविल. How to encash the goodwill? I will give the example for the one deal is there, because I told you this is the intellectual property. Why we are calling the property? Property, that mean you can sell it, you can give as a lease, like rent agreement. आपको यदि इसको किराए पे देने का है तो आप किराए पे दे सकते हैं, उससे मंथली उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, रॉयल्टी ले सकते हैं, वन टाइम आप इसको बेच सकते हैं. इट इज़ लाइकली टू प्रॉपर्टी. तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2016 में 16 में सबसे बड़ा जो एक ट्रेड हुआ था, और इसके अंदर जो ब्रांड नेम केश किंग जो डॉक्टर जुनेजा का आता था, बिकॉज डॉक्टर जुनेजा वॉज वेरी मच स्मॉल MSME previously, but by virtue of this high quality product and the extreme advertising, this particular trademark Cash King enjoying the huge goodwill in the market. So उन्होंने क्या किया कि इस ट्रेडमार्क के लिए इमामी ने उनको अप्रोच किया, और ऑब्वियसली जब सामने से कोई अप्रोच करता है तो हमारी डिमांड्स बढ़ी रहती है. तो 2000 करोड़ के ऐसा सुनते हैं कि 2000 करोड़ के अंदर उनकी डीलिंग स्टार्ट हुई थी. तो 1635 करोड़ में ये डील इनकैश हुई थी, और डॉक्टर जुनेजा को 1635 करोड़ इमामी ने दिए थे पर्टिकुलर एक नाम के लिए. तो सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है. जितनी असेट टोटल डॉक्टर जुनेजा की कंपनी की नहीं थी, उससे ज़्यादा कहीं तो उन्होंने सिर्फ उस नाम को बेच के लगा लिया. तो इनकैशिंग द गुडविल, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. सेकंड बेनिफिट इसका ये है, जैसे कि हम लोग एक और बेनिफिट की बात करें तो 2011 में पारस फार्मास्यूटिकल अपने सभी प्रोडक्ट्स लाइक मूव्स, डर्मिकोल्ड, डीकोल्ड एंड क्रैक सेल आउट किए थे 403 करोड़ में. तो ये एक और एग्जांपल है कि कैसे आप इसको इनकैश कर सकते हैं. ये आपकी असेट हो गई है, इस असेट को आप लाइफ टाइम के लिए इनकैश कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं कि इसके अंदर जो बड़ी कंपनीज है लाइक डिज्नी है या वार्नर ब्रदर्स है या निक डोनाल्ड्स है, ये सब मार्वल इंटरटेनमेंट है, इनके अलग अलग कार्टून नेटवर्क्स और ये सारे जो कार्टून कैरिकेचर्स हैं, या पर्टिकुलर एक फिगर है लाइक डिज्नी का फिगर है, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, इस तरह के फिगर्स को ये छोटे छोटे एरिया के लिए ये इन्होंने सेल आउट करना शुरू किया है राइट्स को, और पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जैसे कि गारमेंट्स के लिए, तो गारमेंट्स के लिए 1 करोड़ रुपए में ये लोग लगभग अप्रॉक्सीमेट लाइसेंस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन के लिए देते हैं, कुछ 1 साल के लिए. तो इस ढंग से ये इसको इनकैश कर रहे हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपका ट्रेडमार्क यदि रजिस्टर्ड हो गया और गुडविल इतनी ज़्यादा आपकी बन चुकी है तो आप इसको पार्ट्स भी इनकैश कर सकते हैं और इसको आप बेच भी सकते हैं. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, प्रोटेक्शन. आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पड़ोस में यदि आपके बिजनेस से मिलता जुलता या फिर आपसे सिमिलर नाम यदि कोई लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और आपकी गुडविल को वो इनकैश करता है तो आपके लिए लॉस हो सकता है. जैसे कि बैंकॉक का एक फोटोग्राफ है जहाँ पे कि एक स्टारबक कैफे है, स्टारबक कैफे के पड़ोस में एक स्टारबैक कैफे डाला है. ऐसे ही कुछ एग्जांपल से, जैसे नाइकी है तो लाइकी किया है, किसी ने आई लाइक किया है, किसी ने फिर स्टारफक किया है. ये सारे सिमिलरिटी फेक एडॉप्शन करके लोग आपकी गुडविल को हार्म करेंगे. इससे बेटर है कि आप इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लें.
जैसे कि ये बिस्लरी है तो इसको बिल्लोरी कर दिया है। ऐसे ही होम लाइट है तो होम लाइफ कर दिया है उसको, तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनमें। ये जैसे पिज्जा हट है तो पिज्जा हट की कॉपी कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक रिलेटिव है, उनके यहाँ जब मैं गया तो उनसे मैंने पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो उन्होंने बोला कि MIT में। मैंने उनसे पूछा कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में, बोला नहीं नहीं वो तो महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में। तो इस तरह से ये उज्जैन के अंदर महाकाल इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह से क्या है कि आपकी गुडविल को कोई दूसरा इनकैश कर सकता है, तो बेटर ये है कि आप उसमें अपना ब्रांड को रजिस्टर करें। देखिए एक कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया जाता है नकली ब्रांड के थ्रू। ये गुची एक सबसे बड़ा ब्रांड है और ये इसके एक ऑल ओवर वर्ल्ड में चेन है फैशन वेयर्स और एसेसरीज में। इसको गुची, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि गुची है लेकिन ये अगुचियम है और उसको कॉपी किया गया है जानबूझ करके। तो ये इस ढंग से प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। जैसे स्टारबक है तो स्टारबक का कॉपी करके सरदार बख्श कर दिया था किसी ने, तो उसको इनकैश करने के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि ब्रांड लेगेसी। ये आपने जो एक गुडविल आपने अर्न की है इतने सालों में आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के और आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कि रे क्रॉफ्ट ने मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स को किया, तो आज अप्रॉक्स 35,000 आउटलेट्स पूरी दुनिया में है। 2012 से स्टार्ट किया था। रेक्रॉक का दुनिया में नहीं है लेकिन वो उनका बिजनेस वैसे ही ग्रो कर रहा है। एक ब्रांड लेगेसी डेवलप हो गई है, तो आने वाली जनरेशन को आप एक लेगेसी दे सकते हैं कि कंटिन्यूस वो बैठ के उसको एंजॉय कर सकें। स्टीव जॉब जैसे कि एग्जांपल, एप्पल, इनका एग्जांपल देने की तो वैसे ज़रूरत ही है ही नहीं। एक लीगेसी डेवलप हो गई कि जो भी प्रोडक्ट आएगा एप्पल का अच्छा ही होगा। ऑब्वियसली ये एक ब्रांड गुडविल है, तो ये लीगेसी जो है इसको आप अगली जनरेशन को दे सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि हम लोग इसको इनकैश कर सके गुडविल को। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि प्रोटेक्शन कर सकें इसका। तीसरा है कि ब्रांड लीगेसी, ब्रांड सिनोनिम। आप देखेंगे कई बार हम लोग जो लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि अलमीरा को हम लोग बोलते हैं कि गोदरेज में से ये सामान रख दें, ये निकाल लें, बट इट इज़ नॉट गोदरेज। गोदरेज इज बेसिकली द ब्रांड. Now this has become the identity of the product. Now this is particularly Almira, and like this in India, the one brand is Dalda. This is a very established brand for the vegetable oil. तो वेजिटेबल ऑयल के लिए हम लोग नॉर्मली लेमन, आप किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी ग्रोसरी शॉपकीपर को बोलेंगे कि डालडा, तो वो आपको डालडा नहीं देगा, दूसरा वेजिटेबल ऑयल देगा, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है उसकी। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे नोकिया एक टाइम पे लीडर था मोबाइल का, मतलब नोकिया होता था। पैराशूट मतलब नारियल तेल मतलब पैराशूट, इन्होंने प्रमोट भी इसी ढंग से किया है कि नारियल तेल मतलब पैराशूट। कुछ ब्रांड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एक्ट के हिसाब से आपको नहीं लेने चाहिए। उसके अंदर आपका ब्रांड है, जैसे कि आपका जो नाम डिवॉइड टू डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर, उसमें कुछ नयापन नहीं है और डिस्क्रिप्टिव है। जैसे कि ये लुब्रिकेंट ऑयल के लिए स्पीड लिया है इन्होंने। और कुछ नाम हैं जो सेक्शन 9(1)(b) ट्रेडमार्क एक्ट बोलता है कि नहीं ले सकते आप, जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या फिर उसके वैल्यू या जोग्राफिकल ओरिजिन को बताते हैं। जैसे कि गोवा, ये नाम रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। जैसे कि स्वच्छ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता था, तो टाटा ने इसके आगे टाटा स्वच्छ किया। अभी भी टाटा को जो राइट्स हैं वो टाटा स्वच्छ के लिए कंबाइंड राइट्स हैं, न कि स्वच्छ के लिए हैं। तो इस ढंग से ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडमार्क्स है जो आपको नहीं लेना चाहिए। सेक्शन 9(2)(d) नेशनल एम्बल्स को प्रोटेक्ट करता है कि नेशनल एम्बल्स किसी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, जैसे कि फ्लैग ऑफ इंडिया है या फिर आप मैप ऑफ इंडिया है या फिर अशोक स्तंभ है, इस तरह ढंग से। तो चोरी किस ढंग से, डुप्लीकेट ब्रांड्स किस ढंग से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। 3 तरह से इन्फ्रिंजमेंट होता है नॉर्मली। इन्फ्रिंजमेंट्स आर अवेलेबल इन 3 type of categories. One is the visually that mean the if आप जैसा देख रहे हैं, देख के कस्टमर्स को कंफ्यूज किया जाता है कि वो देख के उसको खरीद लेता है कि ये मिलता जुलता है। जैसे हम लोग एक डिस्कस करते हैं, यहाँ मैकडोनल्ड्स है, ये मंची बर्गर है, ब्रांड्स टोटली इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन ये रिजेम्बलेंस ऐसा दिया है कि ये विजुअली देखने में एक जैसा है। यदि कस्टमर लेमन है या फिर कस्टमर इलिटरेट है तो वो जाके इसको खरीद लेगा। और जैसे पैराशूट नारियल तेल है तो इसमें पैरागॉन
कर दिया है, तो नाम वही है। इसके अंदर नाम भले से डिफरेंट है, लेकिन विजुअल अपीयरेंस को कॉपी करने की कोशिश की गई थी। तो ये है डुप्लीकेट ट्रेडमार्क, विजुअली जो कि कॉपी होते हैं। दूसरा फोनेटिकली, लिखने की स्टाइल के ऊपर कॉपी किया जाता है। देखिए नाइकी है, यहाँ पे ल्यूक है, यहाँ पे प्यूमा है, कोमा है, ब्रांड इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन वो कैरिकेचर्स को वैसे ही फोनेटिकली लिखा है कि उसको वो इनकैश कर सके, तो ये फोनेटिकल डुप्लीकेसी है। ऐसे ही प्रोनाउंस के अंदर कैसे कॉपी किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी है, तो क्वालिटी को यदि कोई QULITY यूज करता है डुप्लीकेट वाला, उसको KWLITY कर सकता है। जिंदल को JINDLY कर सकता है, तो ZINDLY कर सकता है। नाइकी है, सोनी है, सौरभ है, कूल है, कोई इसको COOL कर सकता है, कोई KOL कर सकता है। लेकिन जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करता है, और यदि इसमें क्लियर होता है तो ही उस ट्रेडमार्क को ग्रांट किया जाता है, अदरवाइज उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो कैटेगरीज हम लोग बात करें कि किस तरह से लेस प्रोटेक्शन से मोर प्रोटेक्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। लेस प्रोटेक्शन मतलब जेनेरिक वर्ड रहता है, आर्बिट्ररी मतलब कि बहुत इन्वेंटेड मार्क रहता है। तो लेस प्रोटेक्शन जेनेरिक में यदि बिल्कुल ही जेनेरिक वर्ड है, जैसे एस्प्रिन है, पैरासिटामॉल है, यदि क्रोसिन के लिए आज पैरासिटामॉल यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड जेनेरिक। एंड यदि मोबाइल के लिए हम लोग सेल फोन नाम यूज करते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली जेनरिक एंड इट कैन नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। डिस्क्रिप्टिव रहता है, जो चीज उस चीज के कैरेक्टर को बताता है। जैसे कि ये जो एक कैंडीज हैं, डाइजेस्टिव पिल्स हैं, और इसका नाम दिया उन्होंने स्वाद। तो स्वाद इट इज प्योरली डिस्क्रिप्टिव मार्क टू द गुड्स अप्लाइड इन द पर्टिकुलर ट्रेडमार्क। सो इसको वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, और इसका रिफ्यूजल होगा, एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है। सजेस्टिव मार्क रहते हैं, टाइड है, जैसे जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड रहते हैं, ये कुछ हद तक अच्छे मार्क्स कहलाते हैं। आर्बिट्ररी मार्क जो कि उसके गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेबल रहते हैं। एक्सॉन है, जैसे कोडेक है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस नाम, ये हमेशा हेल्दी ट्रेडमार्क्स रहते हैं। तो किसी को भी अडॉप्ट करना हो तो उसको हेल्दी ट्रेडमार्क्स अडॉप्ट करते हैं, तो डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करता है, उसको इमीडिएटली रजिस्टर्ड करता है। ऐसे ही इसके अंदर प्रोहिबिटेड जेनरिक वर्ड जैसे आयुर है, 3N प्रोडक्ट्स का ये जो एक फेमस ब्रांड है आयुर, दैट मीन द संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग रहता है गिविंग लाइफ or giving longevity. That mean it is directly purely related to the Ayurveda. So this is resemblance to the Ayurveda, so it cannot registered under the section 9 of the Trademark Act. RX है, RX रिलैक्स के लिए होता है। तो इस तरह से जो जेनरिक नाम जो रहते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव नाम रहते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। जोग्राफिकल नेम्स जैसे कि शिमला, गोवा, भारत, हिंदुस्तान रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। नेशनल एम्बल्स रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, सेक्शन 9 में प्रोहिबिटेड है। ऐसे ही हम लोग गुड ट्रेडमार्क और बैड ट्रेडमार्क की बात करें, जब आपको अपना ट्रेडमार्क के अपनी इंडस्ट्री के लिए या आपकी कंपनी के लिए एक अडॉप्ट करना है, क्योंकि एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके बिजनेस की लाइफ का, कि ये जो ट्रेडमार्क है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है आपके पूरे बिजनेस के रोल में। तो इसमें बैड ट्रेडमार्क कैसे रहते हैं, सपोज एक ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, शेर छाप बीड़ी, सो यू कैन नॉट रजिस्टर न्यू शेर छाप, सुपर शेर छाप, डबल शेर छाप, जबलपुर शेर छाप, बिकॉज दैट शेर छाप इज द प्रोमिनेंट मार्क। प्रोमिनेंट मार्क को काउंट करता है डिपार्टमेंट। यदि आपने इसके आगे कोई भी एडजेक्टिव लगाया है, ये कंसिडरेबल नहीं है। इसके गुड ट्रेडमार्क कैसे रहते हैं, शेर को किसी ने शेरा कर दिया, शेरगिल कर दिया, शेरलॉक कर दिया, ये गुड ट्रेडमार्क है। तो कभी भी आप ट्रेडमार्क अडॉप्ट कर रहे हैं और आपके फेमस ट्रेडमार्क को आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे मिलता जुलता, तो उसको इन्वेंटेड बनाइए। उसको ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया, न्यू, सुपर, अल्ट्रा, डबल, उससे या प्लस या इंडिया, इस तरह के नाम रखने से वो प्रोमिनेंट मार्क चेंज नहीं होगा। प्रोमिनेंट, सपोज हम एक एग्जांपल बात करें टाटा। अब यदि टाटा नमक है तो आप टाटा नमक नहीं रख सकते, आप ऐसे उसके आगे जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि मेरा तो न्यू टाटा है, मेरा सुपर टाटा है, या मेरा प्राइम टाटा है, टाटा प्लस है। टाटा इज द प्रोमिनेंट मार्क इन द होल कैरेक्टर। सो जो प्रोमिनेंट मार्क है उसको डिपार्टमेंट कंसिडर करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्शनेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शन आपको कैसे करना है। आपकी कंपनी की आइडेंटिटी, मैंने आपको बोला कि जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसका नामांकन संस्कार की, उसको नाम क्या देना है जिससे उसकी एक आइडेंटिटी बन सके सोसाइटी के अंदर। तो नाम हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपका बिजनेस भी जब बर्थ कर ले रहा है और नए
प्रोडक्ट का आप लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट ट्रेडमार्क आपको अडॉप्ट करना है, जो कि उसको पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट करे, क्रेडिबल होना चाहिए, समाज को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल आपने देखा होगा, कोई भी इसको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नहीं बोलता, अमूल बोलता है। तो इस ढंग से इसको अपीलिंग बनाया हुआ अमूल करके, कैची होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉक्स वैगन हुआ, फॉक्स वैगन इटसेल्फ टंग ट्विस्टर मार्क है, तो इस तरह के इंडिया में स्पेशली इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। रिलीवेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर कनेक्ट टू द कंपनी नेम हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको इजीली कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि एबीसी इंटरप्राइजेस का ये ब्रांड है। और इसी तरह से डिस्टिंक्टिवनेस, कुछ नयापन होना चाहिए उसके अंदर, और नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, स्वाद, पौष्टिक, इस तरह के नाम आपको नहीं लेना चाहिए। तो जब आप अपने ब्रांड का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपके बिजनेस का, तो आपको ये सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। ओके, अनहेल्दी ट्रेडमार्क के लिए हम लोग बात करेंगे। कुछ टाइम पहले मेरे कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया, वो फ्रेगनेंस स्टिक्स, ये जो इंसेंस स्टिक्स बनाते थे, अगरबत्ती, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ट्रेडमार्क बताइए। मैंने बोला ये ट्रेडमार्क कैसे हो, मुस्लिम कम्युनिटी का कैसे? तो बोले नहीं, वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। आपका ट्रेडमार्क किसी भी रिलीजियस या किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली कुछ कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और आपके एफर्ट्स जो हैं वो डबल उसके अंदर हो जाएंगे, या आपको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग उसको पॉइंट करना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि नाम यूनिवर्सल, ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो पूरी दुनिया में। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वॉशिंग पाउडर के लिए आप सफ़ेदी नाम ये किसी ने लिया है, तो सफ़ेदी नाम उसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव है, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं है। ये अनहेल्दी ट्रेडमार्क्स की एक एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही अनहेल्दी हेल्दी ट्रेडमार्क्स हैं, जैसे कि बिग बॉस, साइकिल, टाइड, फैशन, जेड ब्लैक, इस तरह के। सिलेक्शन ऑफ हेल्दी ट्रेडमार्क लोकल मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, कि जब केएफसी, जो कि एक बेसिकली चिकन चेन है, इंडिया में आती है, तो वो वेजी हो जाती है, वेजिटेरियन हो जाती है। तो आपको उस सेगमेंट के हिसाब से, जिस सेगमेंट में आप जा रहे हैं, तो उस सेगमेंट के हिसाब से एक यूनिफॉर्म मार्क लेना चाहिए। इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, कैची होना चाहिए, एक्सेप्टेबल ऑल कैटेगरीज को होना चाहिए। और इसके बाद हेल्दी ट्रेडमार्क, जैसे कि ट्रेडमार्क के साथ में आप कोई राइम लेते हैं या जिंगल लेते हैं, तो जैसे ये आराम का मामला है, ये अंदर की बात है, इस तरह के अपीलिंग होना चाहिए। तो वो जिंगल्स जो आपने लिए हैं, या फिर पंच लाइन्स आपने लिए, ये भी ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आप लोग इसको रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे ही अवॉइड करें कि अनहेल्दी ट्रेडमार्क, जैसे स्वच्छ हुआ, जैसे सुपर हुआ, न्यू हुआ, अल्ट्रा, इस ढंग के नाम को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लीन, जैसे कि किसी क्लीनिंग प्रिपरेशन के लिए क्लीन नाम हुआ। अभी ये क्लीन नाम यदि किसी मोबाइल के लिए लेंगे तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन आप किसी वॉशिंग पाउडर के लिए क्लीन नाम लेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली डिस्क्रिप्टिव एंड एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ओके, सो इस तरह के नाम जो कि पर्टिकुलर रिलीजियस से रिलेटेड हो, कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर आपको कम्युनिटी या पर्टिकुलर सेगमेंट ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस ढंग के एडजेक्टिव्स जैसे आप लेना ही चाहते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो जैसे कि न्यू, सुपर, बेस्ट, क्वालिटी, ये सब एडजेक्टिव्स है, ये रजिस्ट्रेबल नहीं है। टॉप, अल्ट्रा, गुड, हाई, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है, ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकते एनी हाउ। अब लेना बहुत जरूरी है, तो आप इसको इन्वेंटेड बनाइए। इसको इन्वेंटेड कैसे बनाएंगे? न्यू को आपने नोवो कर दिया, सुपर को सुप्रो कर दिया, बेस्ट को बेस्टो कर दिया, या फिर और कोई इसके साथ में और दूसरे नाम को मिला के इन्वेंटेड ब्रांड्स को डिस्कवर करिए। वो नाम हेल्दी ट्रेडमार्क्स हैं, अदरवाइज ट्रेडमार्क आपका रिफ्यूज हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वेल नोन ट्रेडमार्क 2ZG डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 11 के 6 के अंदर रिफ्यूजल का ग्राउंड है। इसके अंदर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर, और इतनी ज़्यादा उन्होंने गुडविल ले ली है, जो वेल नोन हो गए हैं, जैसे कि गूगल सॉल्ट आएगा, गूगल वीट आएगा, ये सब रजिस्ट्रेबल नहीं है। जैसे फेसबुक कैफे, मैंने आपको बताया एग्जांपल, ये रजिस्ट्रेबल नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए आपके अंदर आपने फेसबुक के नाम से एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री स्टार्ट की, आपने ब्रांड अपने गारमेंट्स का लिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, भले से फेसबुक उसको बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये एक वेल नोन का स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 2ZG में डिफाइन करके सेक्शन 11(6) में प्रोहिबिटेड किया हुआ है, जहाँ पे रजिस्ट्रार उसके कंसिडर
कंसीडर करते हुए स्पेशल आइडेंटिटी देता है कि दीज आर द वेल नोन ट्रेडमार्क एंड नो बडी कैन यूज दिस ट्रेडमार्क इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, चाहे वो उसको बनाता है या नहीं बनाता सामने वाली कंपनी। ओके, तो ये वेल नोन ट्रेडमार्क हुआ। ये वेल नोन ट्रेडमार्क की कुछ लिस्ट दे रखी है, वेबसाइट पे अवेलेबल है ipindia.nic.in के ऊपर। इस ढंग से रजिस्ट्रेशन ऑफ द इन केस ऑफ ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूजर, सेक्शन 12 ये बोलता है कि इसके अंदर मान लीजिए आप किसी ब्रांड को 50 साल से यूज कर रहे हैं, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन के राइट क्लोज नहीं होंगे। यदि आप यूजर इसका ऑथेंटिक यूजर और एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ग्राउंड पे आप इसका रजिस्ट्रेशन एज ए ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूजर अंडर सेक्शन 12 क्लेम कर सकते हैं। रजिस्ट्रार का डिस्क्रिशनरी पावर रहता है कि वो उसको रजिस्ट्रेशन पे दे सकता है और 2 लोगों को भी एक नाम दे सकता है इन केस ऑफ ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूजर। ओके, तो ये सेक्शन 3 है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है कि लीगल रेमेडीज क्या अवेलेबल है। अब जब आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर हो गए तो 3 तरह की रेमेडीज आपको अवेलेबल है, सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। सिविल रेमेडी में 2 तरह से रेमेडीज अवेलेबल है। एक इन्फ्रिंजमेंट है, जैसा मैंने बताया कि इन्फ्रिंजमेंट एक्सक्लूसिव राइट है रजिस्टर्ड ऑनर के कि वो किसी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है और अपने कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकता है, लीगल एक्सपेंसेस ले सकता है और इंजंक्शन, इमीडिएटली इंजंक्शन ले सकता है, परमानेंट या टेम्परेरी दोनों में। तो पासिंग ऑफ जो रेमेडी है, पासिंग ऑफ रेमेडी स्पेशली अवेलेबल है जो ब्रांड ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं लेकिन आज उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है या किसी भी कारण से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह का आईपी इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है एब्सोल्युटली, बट आपको हमेशा सजेस्टेबल है क्योंकि एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। यदि कोई कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट आप अपनी मेरिट्स को प्रूव कर सकते हैं इसके ग्राउंड पे, तो रजिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें पहली जो सिविल रेमेडी रहती है, दूसरी क्रिमिनल रेमेडी में हम लोग क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि साहब ये जो है इसने हमारा कॉपी कर रहा है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी में सीजर करा सकते हैं, पंचनामा करा सकते हैं किसी सीएसपी रैंक के किसी भी ऑफिसर को कंप्लेन करके। ओके, तो 3 तरह की रेमेडी, सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में मैंने आपको डिफाइन किया है कि इन्फ्रिंजमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स है रजिस्टर्ड ऑनर के, जहाँ रजिस्टर्ड ऑनर कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है फाइनेंशियल कंपनसेशन को और लीगल एक्सपेंसेस को और इमीडिएट उसको बंद करने के लिए अपील कर सकता है। पासिंग ऑफ के अंदर प्रूव करना मुश्किल रहता है क्योंकि इसमें एविडेंस देना पड़ता है, इसमें रजिस्टर्ड नहीं रहता ऑनर पर अपने राइट्स को क्लेम कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ओके, तो ये इसके अंदर 2 ग्राउंड्स है। रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है मैंने आपको बताई। इसकी टर्म जो है ऑल फॉर एवर रहती है, पूरे लाइफ के लिए रहती है। सब्सिक्वेंटली रिन्यूअल यदि होता रहे हर 10-10 साल में, हर 10 साल में आपको रिन्यूअल कराना है तो आप इसके रजिस्टर्ड ऑनर बने रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। सिंबल क्या यूज होता है, टीएम यूज होता है और आर यूज होता है। टीएम एज ए मैंने आपको बताया टीएम या एसएम वहाँ यूज होता है जहाँ हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये एक तरह का लर्निंग लाइसेंस है, पर रजिस्ट्रेशन इज द परमानेंट लाइसेंस। नाउ दिस इज द कंफ्यूजन, नॉर्मली कंफ्यूजन बिटवीन टीएम एंड आर, जहाँ टीएम लिखा है वो परमानेंटली रजिस्टर्ड नहीं है, वो टेम्परेरी है, और आर लिखा है वो रजिस्टर्ड है। जुरिस्डिक्शन क्या क्या है इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए? ipindia.nic.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप ऑनलाइन जाके उसको सारी रिक्वायरमेंट्स कर सकते हैं और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर खुद करा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है इसके लिए, फाइलिंग के लिए क्लास 2 और क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है। आप इंडिपेंडेंटली अपनी कंपनी के नाम पे ले सकते हैं, पर्सनल नाम पे ले सकते हैं या फिर आप अपने एसोसिएट्स के नाम पे ले सकते हैं। इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कलेक्टिव मार्क सर्टिफिकेशन, इनके लिए जुरिस्डिक्शन बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से कि कहाँ की फाइलिंग कहाँ पे होगी। जैसे बॉम्बे हेड ऑफिस भी है और यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र की फाइलिंग्स होती है। कोलकाता में यूपी, उत्तरांचल, दिल्ली की फाइलिंग, सॉरी ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ क्लैरिकल एरर्स हैं। तो दिल्ली के अंदर नॉर्दर्न एरिया फाइलिंग होती है, चेन्नई के अंदर सदर्न एरिया और अहमदाबाद के अंदर राजस्थान और गुजरात की फाइलिंग होती है ट्रेडमार्क की।
ये प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि वेदर ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। उसको हम लोग फोनेटिकली, विजुअली और प्रोनाउंस में हम लोग उसको क्लेम चेक करते हैं, और यदि वो क्लियर है तो हम लोग फाइलिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है, फिजिकल एप्लीकेशन करने में फीस ज़्यादा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट एक नंबर इमीडिएटली अलॉट कर देता है, सिस्टम जनरेटेड। इसको डेटा एंट्री करता है, फिर स्कैनिंग करके कोडिफिकेशन करता है। वीएन कोडिफिकेशन एक इंटरनेशनल लेवल का कोडिफिकेशन है, जहाँ पे आपके गुड्स के अकॉर्डिंगली कोडिंग की जाती है। डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन करता है कि लगभग 1 महीने के अंदर, और बोलता है कि ये ऑब्जेक्शंस हमको हैं कि ये सेक्शन 9 में प्रोहिबिटेड है, या सेक्शन 12 में, या 11 में प्रोहिबिटेड है। इसके बाद हम लोग जाके यदि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं मिलता है, तो वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और जर्नल एक पब्लिश होता है, जर्नल में पब्लिकेशन होता है। इट इज़ लाइकली टू, जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कॉशन नोटिस पब्लिश होता है, वैसे ही यदि 4 महीने के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ये रजिस्टर्ड फाइनली हो जाता है। ये लाइफ फॉर एवर के लिए रजिस्टर्ड होता है, लेकिन हर 10 साल में रिन्यूअल कराना मैंडेटरी है। इसका ऑपोजिशन, इन केस 4 महीने के अंदर किसी ने ऑपोजिशन फाइल कर दिया तो फिर वापस प्रोसीडिंग्स होती है, और इसके अंदर जो मेरिट्स अपने प्रूव करता है उसको उसके राइट्स दिए जाते हैं। आइदर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है या फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस है तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन निकाल के हमको एग्जामिनेशन भेजेगा। हम लोग उसका रिप्लाई सबमिट करेंगे अकॉर्डिंगली पैरावाइज, दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑब्जेक्शन जनरेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। एंड यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो शो कॉज हियरिंग लगा सकता है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क में। हम लोग जाके उसको आर्ग्यू कर सकते हैं, यदि आइदर वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिफ्यूज़ भी कर सकता है। यदि रिफ्यूज़ करता है तो आपके पास में उसको चैलेंज करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड चेन्नई, जो हेड ऑफिस है, उसके ब्रांच ऑफिस अभी तो दिल्ली और बॉम्बे में भी होता है, तो आप इसको अपील कर सकते हैं, और उसका जो भी प्रोसीडिंग आगे है उसकी वो प्रोसीडिंग रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस फ्लो चार्ट है। लगभग फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का पीरियड लगता है। दिस इज एक्चुअली द ट्रेडमार्क प्रोसीजर अवेलेबल इन इंडिया। ऑलमोस्ट द सेम प्रोसीजर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, some registry having some small different procedure, but normally यही प्रोसीजर अवेलेबल है। ओके, तो ये आपका प्रोसेस है। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। ये वेबसाइट है ipindia.nic.in। इसके ऊपर जाके कंप्रेसिव फाइलिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या आप किसी के ट्रेडमार्क को सर्च करना है। ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट और पैटेंट डिपार्टमेंट और जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक ही रजिस्टर है, और इसके अंदर एक ही वेबसाइट है। इसके अंदर जाके रजिस्टर अलग अलग है पर वेबसाइट एक ही है। तो इसके अंदर आप जाके अपने ट्रेडमार्क को फाइल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कभी भी। जैसे आपको एक ट्रेडमार्क नंबर, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आप कभी चेक कर सकते हैं जाके कि ये क्या स्टेटस है अभी मेरी एप्लीकेशन का। तो वेबसाइट आप नोट कर लीजिए ipindia.nic.in। फ्री पब्लिक सर्च अवेलेबल है, इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन चूज द वर्डमार्क की व्हाट यू वांट टू चेक एंड व्हाट यू वांट टू सर्च। लाइक आपको किस कैटेगरी में सर्च करना है, यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे क्लास डालेंगे। क्लासिफिकेशन नॉर्मली 1 से लेके 34 क्लास 34 तक गुड्स को डिवाइड किया हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। एक नीस क्लासिफिकेशन है, नीस एक ग्रीक के प्लेस है जहाँ पे ये टाइप हुआ था। एक वाइपो का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सभी कंट्रीज ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था इस प्रोसीजर के लिए। तो नीस क्लासिफिकेशन में क्लासेस डिवाइड की हुई है, 1 से लेके 34 तक जो क्लासेस है वो गुड्स के लिए है। क्लास 34 to 45 इज अवेलेबल फॉर सर्विस, इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहली चीज है सर्च। दूसरी एप्लीकेशन फाइलिंग जो मैंने आपको बताया, इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर क्लास 2 और क्लास 3 की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जाके इंडिविजुअल कैपेसिटी, स्टार्टअप, स्मॉल इंटरप्राइजेस या अदर्स में कर सकते हैं। इंडिविजुअली या सोल प्रोप्राइटरी या स्टार्टअप और स्मॉल स्केल में करने के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है 4500। इफ यू आर फाइलिंग योर एप्लीकेशन मैन्युअली बिफोर द रजिस्ट्रार, द trademark of filing fees is 5000. And another part is the others. Like if you are not MSME, you are not a small scale or not a startup or not individual,
you are private limited, partnership, trust, or any society, so you have to pay the double government fees. This is 9,000 for online filing, and offline filing for physical filing you have to pay 10,000 गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल फीस। तो आपको यहाँ पे जाके अपना फाइल कर देना है एप्लीकेशन। इस तरह से डिपार्टमेंट उसको लगभग एक महीने के अंदर एग्जामिन करेगा और ऑब्जेक्शंस लेगा कि सेक्शन 9 नॉर्मली जैसे ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है इसमें ऑब्जेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन है, 9 में जो मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव यदि फिर वो चैलेंजेबल है तो उसके अंदर, और सेक्शन 12 के सेक्शन 11 के अंदर यदि कोई सिमिलर मार्क ऑलरेडी जैसे इस केस में शक्ति ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो चैलेंज करेगा। हम लोग इसका प्रॉपरली रिप्लाई सबमिट करेंगे कि क्यों हमारा डिफरेंट है। हम लोग बोलेंगे कि इतने सालों से हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए इस ब्रांड को हमको देना चाहिए, और इस ढंग से हमको ग्रांट होगा। फिर डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, इन केस या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर वो हियरिंग लगाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क के यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की हियरिंग में हम लोग पर्सनली बुलाया जाएगा, उसमें हम लोग या तो आपका अटॉर्नी या फिर आप खुद जाकर उस वहाँ पे अपीयरेंस दे सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि साहब हमारा ट्रेडमार्क हमको दिया जाना चाहिए। और यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जर्नल में पब्लिकेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 4 महीने में यदि कोई ऑब्जेक्शन किसी थर्ड पार्टी का नहीं आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर एवर ग्रांट कर दिया जाएगा, सब विद सब्सिक्वेंट रिन्यूअल टू एवरी 10 years। सो ये हमारा प्रोसेस हुआ नेशनल फाइलिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रजिस्टर पे आप डायरेक्ट जाके फाइलिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल फाइलिंग और इंटरनेशनल फाइलिंग कितने तरह से आप ट्रेडमार्क की कर सकते हैं। नेशनल फाइलिंग मतलब पर्टिकुलर वो कंट्री में जाके आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। आप 1 से लेकर 45 तक इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मल्टी क्लास एप्लीकेशन क्लास 99 एक ही एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट क्लासेस में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विथ डिफरेंट इंडिविजुअल फीस। इंटरनेशनल एप्लीकेशन मैड्रिड रजिस्टर जो वाइपो के टोटल मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के थ्रू प्रोटोकॉल बना रखा है कि किस ढंग से ये एग्जामिनेशन होगा। मैड्रिड एप्लीकेशन को आप मैड्रिड रजिस्टर पे जाके कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, उतनी कंट्रीज की फीस देके आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो मैड्रिड एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वाइपो एक बॉडी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये यूएन की एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपने लिए यहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है पूरे मेंबर्स के बीच में, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने आपको बताया जिनेवा में 185 टोटल मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, तो इस ढंग से आप फाइल कर सकते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्लासिफिकेशन है, क्लास 1 जैसे केमिकल के लिए, क्लास 2 डाइज और पेंट्स के लिए, क्लास 3 ब्लीचिंग और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए, क्लास 4 इंडस्ट्रियल ऑयल के लिए, क्लास 5 फार्मास्यूटिकल्स के लिए, क्लास 34 तक टोबैकोस के लिए। ऐसे क्लास 1 to 34 तक गुड्स को डिवाइड किया हुआ है। 35 लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट के लिए और ऑफिस फंक्शंस के लिए है। क्लास 45 लीगल सर्विसेज के लिए। तो ऐसा करके 35 से लेकर 45 तक सर्विसेज को डिफाइन किया हुआ है। ये एक नीस क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये पूरी दुनिया में एक जैसा चलता है। मेजर जो प्रोविजंस है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो सेक्शन 9 का प्रोविजन बोलता है कि एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है 9 में। 11 में रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि यदि डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्शनेबल है मार्क, या फिर नेशनल लेबल है या कोई इस तरह का नाम है जो डायरेक्ट रिफ्यूज हो सकता है। रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल नॉर्मली होता है कि वो नाम ऑलरेडी सिमिलर नाम, डिस्क्रिप्टिव सिमिलर और सिमिलर दो के हम लोग डिफाइन करेंगे। सिमिलर का बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव सिमिलर थोड़ा भी मिलता जुलता है तो डिपार्टमेंट वहाँ ऑब्जेक्शंस फाइल करता है। और सेक्शन 20 में ये एडवर्टाइज करता है। एडवर्टाइज करने में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो कॉशन नोटिस पब्लिश होता है, वैसे ही ये पब्लिकेशन होता है 4 महीने के लिए। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, 25 में इसको रिन्यूअल किया जाता है। तो इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोरफिटर ऑफ द गुड्स 111 के अंदर। 115 के अंदर यदि इसको कोई डुप्लीकेट जो आपके प्रोडक्ट्स के रजिस्टर्ड के डुप्लीकेट बना रहा है तो 115 में आप रजिस्ट्रार की परमिशन से उसको इमीडिएटली सीज कर सकते हैं और नकली माल को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। 134 जो सेक्शन है ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की कॉपी के लिए है, यदि कोई कॉपी करता है उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। 135 के अंदर
पासिंग ऑफ के डिफाइन किया हुआ है और आप सूट फाइल करके कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेजर प्रोविजंस हो गए। इसके अंदर फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म ए है, ये नॉर्मली न्यू फाइलिंग के लिए, नई एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए है। 4500 और 9000 की ऑफिशियल फ़ी है। टीएमएम जो है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, टीएमसी जो है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हमारी अगली वेब सीरीज़ का जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ऑपोजिशन फाइल करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ़ीस 2700 है, रिन्यूअल फीस ऑफिशियल 9000 है। और इस तरह ढंग से अलग अलग फॉर्म के साथ में आप ऑनलाइन जाके ipindia.nic.in पे जाके अपनी फाइलिंग को कर सकते हैं। ओके, सो एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल, रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़, जैसे कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक छोटी सी केस स्टडी, और मैं उसके बाद में ये वेब सीरीज़ का पर्टिकुलर ये पार्ट खत्म करेंगे हम लोग, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। यस, दिस इज़ द एग्जाम्पल और क्विज फॉर यू। what is the trademark and what other IP are involved in this label? The first IP involved, this is the trademark, like the Lipton name or logo can registered under Trademark Act. The another IP, which is the copyright registration. Company is registered owner of this particular artistic work. Nobody can use this particular design or artwork with other name, ABC or any one name, because this design is protected under the Copyright Act 1957. Darjeeling word. Darjeeling word is the geographical indication of the Darjeeling Association, Tea Manufacturer Association. So nobody can use this Darjeeling word. So this is infringement under the Geographical Indication Act. ऐसे ही हम लोग अब अगला एग्जांपल जो विस्की बॉटल है, विस्की बॉटल का जो शेप है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द डिज़ाइन एक्ट 2000। इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है, जो इसके अंदर यदि इन्वेंटेड कुछ प्रोसेस है तो वो पेटेंट के अंदर हम लोग इसके जो कंटेंट्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो ये इसका ट्रेडमार्क है और स्कॉटिश विस्की लिखा हुआ है, तो ये जोग्राफिकल नेम है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ये वर्ल्ड वाइड स्कॉटिश एसोसिएशन जो है उनका रजिस्टर्ड है स्कॉटलैंड में। यदि इसको पूरी दुनिया में कोई भी कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये सभी तरह के आईपीज का एग्जांपल है। सो आज का हमारा जो वेब सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। यदि आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आने वाले जो वेब सीरीज़ है हमारी, जिसमें आपको हम लोग कॉपीराइट बताएंगे, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, और इस तरह के और आईपीस के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम लोग बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप यहीं पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो और कोर्सेज हैं, जो लाइक लेबर लॉस हैं या फिर इस तरह के वीडियोस, हम लोग जो भी आपको वीडियोस बनाएंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फूड सेफ्टी और ISO सर्टिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एंड द सिस्टम सर्टिफिकेशन, सभी को हम लोग यहाँ पे वीडियोस बना के छोटे छोटे वेब सीरीज देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ इंटेलेक्ट गुडविल एंड द इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. I am really thankful to attend, especially watch this our web series. Thank you.